Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. So let's do some more actual examination problems from NIMSET 2023 on mathematics portion. Okay, so mathematics is the most important topic of mathematics, is the most important section of NIMSET as it has 50 questions, each questions for 12 marks. Okay, so it comes out to be around 600 marks. और 700 के आसपास तो टॉपर हो जाता है, 450 या 500 के आसपास आपकी अच्छी सिलेक्शन हो जाती है. ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. एंड इसके बाद जिसकी वेटेज है दैट इज द लॉजिकल सेक्शन, 240 मार्क्स. दैट इज आल्सो वेरी गुड, दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू. ओके, और इसके भी हम 8 पार्ट्स कर चुके हैं. हर पार्ट में 5 क्वेश्चन से आई एम डूइंग 5 मोर एग्जाम्पल्स, 5 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम NIMSET 2023. सो दिस इज माई फर्स्ट प्रॉब्लम टुडे. These are all actual problems as you all know. Okay, तो मैक्स मिन की प्रॉब्लम है. मैक्स मिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं और फिर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके देखते हैं. तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है आप सब जानते हैं, बट जब भी इस तरह का फंक्शन हो जैसे प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले आप दोनों फंक्शंस की पावर एक एक से कम कर दीजिए. ठीक है, फिर एक की पावर दूसरे का बेस ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो सीधा डेरिवेटिव निकल जाता है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हेनेवर यू हैव फैक्टर्स लाइक दिस, आपने इसकी पावर 2 की जगह 1 करी, इसकी 3 की जगह 2 करी, ब्रैकेट लगाया, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका डेरिवेटिव होना चाहिए. और आपको इसे इक्वेट करना है जीरो मैक्स मिन के लिए. फिर हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्या हो गया आपका एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर और 3x प्लस 2x 5x, 3x plus 2x is 5x and 5x minus 3 plus 1, that is minus 1, is equal to 0. It gives you x is equal to 1 minus 1 and 1 by 5. So these are the 3 points on which you have to check which is a point of minima, local minima, and which is a point of maxima. आपको पता ही होगा कैलकुलस में, these are all local minimas and maximas. तो क्या है कि अब ये आपका एफ डैश एक्स ये है. ओके, दिस इज योर एफ डैश एक्स. और जब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, नॉर्मली हम क्लासेस में क्या करते हैं कॉलेजेस में, कि हम एफ डैश एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं, वी फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव, और फिर हम इन वैल्यूज को 1 बाई 1 पुट करके देखते हैं. डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है किसी पॉइंट पे तो हम कह देते हैं मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ जाता है तो हम कह देते हैं मिनिमा है, और जीरो आ जाता है तो फिर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं. वी कंटिन्यू लाइक दिस. ओके, बट जब इतने सारे फैक्टर्स हैं, इट समटाइम्स बिकम्स कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो इसके लिए एक दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, चेंज ऑफ साइन. चेंज ऑफ साइन में क्या होता है, देखिए अब यदि जनरल कॉन्सेप्ट समझें, एक कर्व ये होता है, इट्स ए कॉन्वेक्स कर्व, इट इज ए कॉनकेव कर्व. कॉनकेव खुले हुए पोर्शन को कहते हैं, कॉन्वेक्स बाउंड्री के पोर्शन को कहते हैं. नीचे वाला कर्व जो है कॉनकेव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. तो नॉर्मली हम अपवर्ड वर्ड हटा देते हैं, खाली कॉन्वेक्स कहना शुरू कर देते हैं इसे. और ये वाला बाउंड्री ऊपर है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, या सिंपली कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं. ठीक है ना. अब इसमें हमें पता है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप इससे पहले देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है और इसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है, और सपोज ये है x इज इक्वल टू ए पॉइंट अंडर कंसिडरेशन. तो जब मैं a से छोटी वैल्यू लेता हूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, और जब मैं a के बाद की वैल्यू लेता हूं तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है. और ये a है क्या ज्योमेट्रिकली, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो इसका मतलब जब भी किसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है, देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ओके, सिमिलरली यदि ये आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है x इज इक्वल टू b, यहां से आप देखिए डिक्रीजिंग है और ये इसके बाद इंक्रीजिंग है, तो यहां पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है द डेरिवेटिव किसी पॉइंट को क्रॉस करते हुए, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. क्लियर है ना. तो ऐसे एग्जांपल्स में जीरो इजी रहता है. एक और भी केस होता है, वो इस तरीके का केस होता है, ये वाला पॉइंट. पर इस केस में क्या इशू आ जाता है, एंड दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट. जब हम हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्व इंक्रीजिंग ही बन रहा है हर तरीके से. ओके, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग इट ओनली. तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. देखिए ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो जनरल डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ए पॉइंट वेयर ए कर्व चेंजेस फ्रॉम कॉन्केविटी टू कॉन्वेक्सिटी और वाइस वर्सा. मतलब ये भी हो सकता है
ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ आ गया आपको? तो इस केस में डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता। तो डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डेरिवेटिव यदि नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यदि पास करते हुए डेरिवेटिव अपना साइन ही चेंज नहीं करता है देन इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अदरवाइज भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब इस तरीके के से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 by 1 हम इन पॉइंट्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1 को। तो केस 1 इज x इज इक्वल टू 1, मैं साइन चेंज करके दिखाऊंगा। तो इसमें दो पार्ट लिए जाएंगे। पहला पार्ट जब x लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब बहुत आसपास, लेस देन 1 का मतलब है नेबरहुड में लेना। ये नहीं है कि लेस देन 1 का मतलब मैं इसे ले जाऊंगा -5 या 0। लेस देन 1 मींस स्लाइटली लेस देन 1, मोर देन, क्योंकि लोकल का मतलब है इन द नेबरहुड। जब भी हम कहते हैं ये मैक्सिमम है मतलब अपने आसपास मैक्सिमम है, और पूरा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट ही लोकल मैक्सिमम पे डिपेंड करता है। ओके, x लेस देन 1। अब साइन देखना शुरू करते हैं। देखो x यदि 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो गया। x लेस देन 1 है बट है तो पॉजिटिव ही, और वैसे भी पावर 2 है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसके बारे में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। x लेस देन 1 है बट है तो पॉजिटिव ही, तो ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इट मींस इट इज नेगेटिव। तो जब x लेस देन 1 है तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, और जब x मोर देन 1 है तो ये वाला पॉजिटिव। अब मैं प्लस प्लस लगा देता हूं खाली, ये तो स्क्वायर है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बहुत ऑब्वियस है कौन सा वाला केस है, नेगेटिव से पॉजिटिव बना। तो कभी भी कैलकुलस में ऐसी क्वेश्चन आती है, ये तो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बट यदि जनरल क्वेश्चन भी आता है तो आप ये डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव में चेंज ऑफ साइन का मेथड यूज कीजिए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड टाइम सेविंग। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमने यहां पे लिख दिया, हमें पता चल गया इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब दूसरा हम आ जाते हैं x इज इक्वल टू -1। सेम मेथड वी आर अडॉप्टिंग, x स्लाइटली लेस देन -1, x स्लाइटली मोर देन -1। अब लेस देन -1, अब अपनी रेफरेंस के लिए मतलब इसे आप मान लीजिए लेस कब होता है, जैसे 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 हम नेगेटिव साइड पे आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो अब इसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं -1.1 की, और यहां बात कर रहे हैं 0.9 की, ये मान लीजिए छोटी सी कैलकुलेशन करने के लिए। -1.1 -1 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, और बड़ा होने का मतलब है मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, तो इट इज -0.9। तो -0.9 इससे छोटा बड़ा है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया सब लोगों को? मैं दोबारा से लिख देता हूं थोड़ा सा गैप करके, सो दैट आप इजीली पढ़ सकें इसे। -0.9 बिकॉज यू वांट इट इन द क्लोज विसिनिटी। तो इन स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा बहुत कभी कभी इशू हो जाता है, बिकॉज बफर में चला जाता है सिस्टम। तो -0.9 ठीक हो गया। पुट करके देख लेते हैं। -1.1 -1 नेगेटिव है पहले वाला, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और -1.1 ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। दूसरा वाला चेक कीजिए अब नीचे वाला, -0.9 -1 ये नेगेटिव है, ये तो पावर 2 है पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, सो दैट इज पॉजिटिव। तो इट मीन्स इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं इस तरह डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है सारा का सारा मेथड मुझे एग्जाम के लिए यूज नहीं करना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो। I'm just teaching you along with this solving these problems, okay? So that's why we are taking too much of the time, so much of the time कि आपको समझ आ जाए what we are doing। And third आ जाता है x is equal to 1/5। ठीक है ना? यदि मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं x/5 को मैक्सिमम मान लेता अपने आप बिना चेकिंग करे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हर हालत में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इन 3 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए। ना 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ना -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो 100% 1/5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो यदि मुझे एग्जाम में ही करना होता तो मैं इसको चेक करके नहीं देखता, बट मैं क्योंकि आपको सिखा रहा हूं तो एक बार ही चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो एक केस ले लीजिए x लेस देन 1/5, एक केस ले लीजिए x मोर देन 1/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5x लेस देन 1, और इसको आप लिख सकते हैं 5x मोर देन 1। साइन देखना शुरू कीजिए। x लेस देन 1/5 है तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है पॉजिटिव, 5x 1 से छोटा है नेगेटिव। ओके, चेक कीजिए, x 1/5 से छोटा है, और ये भी नेगेटिव ही होगा। देखिए 1/5 से छोटा है, x 1/5 से छोटा है, और 1/5 से छोटा है मतलब
1 से छोटा है तो ये वाला भी नेगेटिव होगा, पहले वाला भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं होगा पहले वाला, इट इज ऑब्वियसली नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। तो ये आपका बन गया पॉजिटिव। अब इसको चेक कर लेते हैं, x मोर देन 1/5 है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आपका क्या बन गया नेगेटिव। तो साइन चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट इज ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बट मैंने कहा था कि मुझे जरूरत नहीं थी क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है इट एज ए मैक्सिमम वैल्यू, तो आई वुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद 1/5, मैं डायरेक्टली 1/5 से स्टार्ट कर लेता। और एग्जाम में भी ऐसे नहीं चेक करते, फटाफट चेक कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर करा के खत्म कर देते हैं। अब हमें पता चल गया 1/5 मैक्सिमम है और वो कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर है, तो अब क्या करेंगे, आप x को 1/5 उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, इससे इक्वेट करके पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, इजीएस्ट थिंग। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे कर लेते हैं। तो f ऑफ 1/5 कितना हो जाएगा हमारा, आप उस फंक्शन में x को 1/5 पुट करेंगे तो f ऑफ 1/5 वुड बी 1/5 माइनस 1 स्क्वेयर, 1/5 माइनस 1 स्क्वेयर एंड 1/5 प्लस 1 क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2p3q, इज इक्वल टू 2p3q। डिनोमिनेटर इतना बड़ा है या लिखने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, बट यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, बट एग्जाम में तो मैं खाली 21 क्या है भाई 2125 एग्जाम में मैं नीचे वाला तो लिखने वाला ही नहीं था बिकॉज इट वॉज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैंने आपको पहले बहुत बारी बताया और जो भी साइनमेक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही है सबको कि बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट या फोकस होके काम करना होता है, जो टारगेटेड चाहिए वही कैलकुलेट करना है। 3125 की जरूरत ही नहीं ना, मुझे पी और क्यू की कंपेयर करना है। उसने मेरे से ये तो पूछा व्हाट वुड बी पी एंड क्यू, तो आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन पी एंड क्यू, मुझे पता है नीचे तो 3125 आना ही आना है, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। ओके, तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 5 आ गया तो ये आ गया 4 स्क्वेयर अपॉन 5 स्क्वेयर, और ये कितना आ गया 5 और 1 5 1 6, 6 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ओके, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका कितना आ गया 2 स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 5 की पावर 5, और ये आपका आ गया 4 और 3 7, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 3 अपॉन 5 रेज टू 5, 2 की पावर 7, 3 की पावर 3। So it'll just be this. Okay, so I hope now you know what I have done, but I'm again advising you, खाली उतना ही कैलकुलेशन कीजिए अपने आप को जितनी ज़रूरत है। आप वहाँ लर्निंग के लिए नहीं बैठे हैं, वहाँ आप रिट्रीवल के लिए बैठे हैं, आप बैठे हैं सिलेक्शन के लिए वहाँ पे जाके, कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है और मिस्टेक्स नहीं करनी है। देयर हैज़ टू बी योर टेंडेंसी, और इसे लाइफ में डेवलप कीजिए, क्योंकि इन वन डे it's not as if a day will come when you will become very smart and you will start doing things the most smart way. ऐसा नहीं होता है. So practice makes you perfect. Okay, so give yourself a chance and practice thoroughly. Then comes the next question. That's an easy one, but again from vectors you have done so many things from vectors. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आप खुद देखिए. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सबको पता ही है कि आई होप यू नो, पहली वाली रो में एक एक कंपोनेंट लिखे जाएंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, आप सबको पता ही होगा, मैं लिख देता हूं एक बारी फिर भी. A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3. दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते यार फॉर्मूला लगा के. ये हो गया 1 0 -1 x 1 1 माइनस एक्स y x 1 प्लस एक्स माइनस वाई. आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है. यू जस्ट टू फाइंड आउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो यू ऑल नो हाउ टू डू दिस. ये यहाँ से यहाँ गया 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर. 0 है, दिक्कत ही कोई नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0. -1 ये गया, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई. तो आप खुद देख लीजिए, ये वाला एक्स स्क्वेयर इससे कैंसिल हो गया, और वो वहाँ पे आपका +y आ गया. तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई. अब देखिए इसे
कि क्या आ रहा है आपका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर minus x square plus y. Okay, you just get this and it becomes so evident. X से गया minus x minus y गया y से, x square गया minus x square से, it is 1 which is a constant and hence it is independent of x and y. Means answer is B choice. It is dependent neither on x nor on y. Okay, so dependent neither on x nor on y. It was a relatively easier problem. 10 to 15 seconds you'll need to be able to answer this. Then comes next problem. It's a very good example. I have different, I can do this. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. It's a very good question. A computer producing factory has only 2 plants and probability is something which is very important, and I do have independent lectures on probability on YouTube, you know, conditional probability पे, Bayes theorem पे, probability के बहुत सारे examples पे. You must watch it, you know, you learn a lot of things from there, a lot of shortcuts, a lot of concept learning. यहाँ देखते हैं कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, 2 ही प्लांट्स है T1 एंड T2. प्लांट T1 produces 20% and plant T2 produces 80% of the total computers. 7% of the computers produced in the factory turn out to be defective. It is known that probability of computer turns out to be defective given that it is produced in plant T1 is 10 times probability of computer turns out to be defective given that. Okay, तो ऐसा करते हैं, इन प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, यही क्वेश्चन में लिखना शुरू कर देते हैं जैसे एग्जाम में करते हैं. देखो ये कह रहा है कंप्यूटर turns out to be defective given that it is produced in plant T2. तो probability of defective given that it is produced in plant T2 आप इसे x मान लीजिए. ये वाली probability मैंने मानी है. Computer turns out to be defective. Probability of defective, D for defective, given that it is produced in plant T2. So probability of defective given that it was produced in T2. But इसका 10 times है probability of defective given that it is produced in plant T1 is 10x. मतलब पूरी प्रॉब्लम पढ़ने की जगह पहले हम इसके पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, अलग अलग हमने इसके कंपोनेंट्स निकाल लिए जिससे हमें इजी हो जाए वगैरह. कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव given that it is produced in plant T1. So probability of its being defective given that it is produced in the plant T1 is 10 times this probability, so I have taken it to be 10x. Very easy. ठीक है, बट साथ ही साथ वो कह रहा है प्लांट T1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है. यदि सिंपली मुझे प्लांट T1 की प्रोबेबिलिटी लिखनी होती तो T1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ए कंप्यूटर टू प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20%, दैट इज 20/100 मींस 1/5. एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 is 80/100 is this. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 is 1/5 और वैसे भी 2 ही प्लांट है तो यदि ये 1/5 था तो बिना कैलकुलेशन के भी हमें पता था इसे 4/5 होना है क्योंकि 5 में से खाली 1 पार्ट यूज करा था इसने, तो नीचे वाला 4 यूज करेगा. ये प्रोबेबिलिटी अभी हमें आ गई. अब हमें क्या कह रहा है वो, ए कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट डजंट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, मींस इट इज नॉन डिफेक्टिव. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट D2? I think I have done similar examples with you, might be with a different language. आपको बताना है कि इन्होंने एक कंप्यूटर को एट रैंडम सेलेक्ट करा और वो डिफेक्टिव आ गया. करंट इवेंट इज दैट द कंप्यूटर इज डिफेक्टिव. दे वांट टू गो बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन और आपसे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि वो प्लांट T2 में प्रोड्यूस हुआ था. मींस बेसिकली व्हाट ही वांट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 given that it is non defective. That is what they want. Okay, they want probability of T2 given that it is non defective. और अब तो आपको याद आना चाहिए, करंट इवेंट नहीं निकलवा रहा है, उससे पीछे की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है, निकलवा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहा है. इट मींस ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मींस वी हैव टू यूज द बेस थ्योरम. एक और भी क्वेश्चन आ चुका है बेस थ्योरम का इसी 2023 में जो मैंने करा है अपने किसी और पोर्शन में. सो वी विल बी यूजिंग बेस थ्योरम. बेस थ्योरम को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज भी बोला था, कारण निकालने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी इन द रिवर्स डायरेक्शन भी बोला था और रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला था. और जैसे मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट लेक्चर मेरा बेस थ्योरम पे भी है क्योंकि बेस थ्योरम स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है और बेस थ्योरम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और आपको खाली एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ना है, जब आप ग्रेजुएशन MCA करने जाएंगे तब भी बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट. और जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं देन ऑल्सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इसलिए आपके एंट्रेंस में ये होती भी है.
तो ऑब्वियसली हम बेस थ्योरम को यूज़ करेंगे, और बेस थ्योरम अब आपको आता ही है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2। तो बहुत आसान से याद रख सकते हैं, आपको क्या करना होता है, इसको रिवर्स करना होता है। T2 ऑब्लिक ND है तो ND ऑब्लिक T2 कर दो, और जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, T2 वाला नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, ऐसे याद रखते हैं। और फिर सारे केसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन T1। मतलब इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखना है, आपने रटना नहीं है, आपने इसे रटना नहीं है, फॉर्मूले को याद रखना है। ओह, सारा का सारा डिलीट हो गया ये, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर देता हूँ। समटाइम्स इट हैपन्स, आई विल डू इट अगेन। दोबारा से कर देते हैं, आपको समझ तो आपने लिया ही है, बट आई विल डू इट अगेन फॉर यू। जो भी मैंने लिखा था, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है, बट कभी कभी टेक्नोलॉजी परेशान भी करती है हमें। और अब तो आपके सारे CBT टेस्ट हैं, तो केयरफुल रहना होता है थोड़ा सा हमें, ठीक है। हमें लगता है चीज़ें बहुत ईजी हैं टेक्नोलॉजी के साथ, बट समटाइम्स लाइक वो आपको परेशान भी करती हैं। बट आपने इसी टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो बी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस, कि इनसे हम डेटर नहीं होते हैं, दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बट समझ तो आपको आई गया। कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो बेसिकली मुझे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन इन T2, मैंने ले लिया सपोज X, समझा मैं चुका ही हूँ आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन इन प्लांट T1 इज 10x, ये गिवन है 10 टाइम्स। Computer turns out to be defective given that it is produced in plant T1 is 10 times probability computer turns out to be defective given that it is produced in the plant T2। यहां तक क्लियर हो गया। प्लांट T1, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T1 जो आप कंप्यूटर पिक कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी वो T1 से आएगा, 20% ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट T1 में, तो 20/100 दैट इज 1/5, और 80% हो रहे हैं T2 में, सो T2 विल बी 80/100। वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने पहले ही बताया था, यदि 5 में से एक पार्ट ऊपर वाले के लिए पास गया तो नीचे वाले के पास 4 पार्ट्स तो जाएंगे, सो इट इज 4/5। तो ये भी प्रोबेबिलिटी आ गई। अभी निकलवाना क्या चाह रहा है, ए कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट डजंट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, मतलब नॉन डिफेक्टिव, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो बेसिकली ही वांट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2 एंड गिवन दैट इट वाज नॉन डिफेक्टिव। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पे से हट गया कंटेंट, समझ तो आप चुके ही हैं और आपको दिखाई भी दे गया होगा पहले। बट वो क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि आप उसने एक कंप्यूटर उठाया और कंप्यूटर डिफेक्टिव आ गया, इट इज नहीं डिफेक्टिव नहीं आया, इट इज ऑलरेडी नॉट डिफेक्टिव, does not turn out to be defective, so it is not defective. Current event is that the chosen computer is not defective, but they want the probability in the back, like reverse probability that it was taken from plant T2, it was produced in plant T2। और ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आप लोगों को बेस थ्योरम में। तो इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम, जिसमें हम रिवर्स में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। करंट इवेंट हमें पता होता है, हम पिछले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको करना क्या है, देखो ये T2 ऑब्लिक ND लिखा है ना, आप इसको ND ऑब्लिक T2 लिख दो। ऐसे ऑब्लिक का मतलब वैसे कंडीशनल है, यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया और जो नीचे वाला है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये ऊपर का आ गया न्यूमरेटर। T2 ऑब्लिक ND लिखना है, उल्टा लिख दो ND ऑब्लिक T2 और जो नीचे वाला है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2। नीचे वाले को वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बेस थ्योरम में मैंने सब एक्सप्लेन करा मेरी वीडियोस में, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली एक बेस थ्योरम पे है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है, कुछ प्रोबेबिलिटीज पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन प्रोबेबिलिटी पे है, लाइक कार्ड प्रॉब्लम्स, डाइस प्रॉब्लम, दोज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली आपने निकालनी है। क्लियर हो गया। तो अब तो PT1 हम पे है, PT2 हम पे है। अब हम देखते हैं P नॉट डिफेक्टिव गिवन T1 है क्या हम पे। तो आप देख लीजिए आपके पास है ही, P डिफेक्टिव गिवन T1 ये गिवन है, तो P नॉन डिफेक्टिव गिवन T1 कितनी हो जाएगी, आप सबको पता है 1 - 10x, और इधर से प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव गिवन T2 कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। क्लियर है सब लोगों को, कहीं कोई डाउट है। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करेंगे, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें अब ये भी गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने यूज नहीं करी है,
7% of the computers produced in the factory turn out to be defective. तो बेसिकली जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी है जो 7% प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की, तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, अब हमें 7% वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो 7% हमारा दिया हुआ है इसने कि डिफेक्टिव है, वो हमें यूज करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 7% का मतलब है 7/100। 7% डिफेक्टिव है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव इज 7/100। और डिफेक्टिव कंप्यूटर कहां से आ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी, आई हैव चोजन कंप्यूटर T1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 एंड प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन T2। ये मुझे चाहिए बस। ये मेरा 7% ऑलरेडी गिवन है। आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड वेरी गुड प्रॉब्लम। आपको कह रहा है 7% कंप्यूटर्स डिफेक्टिव है, मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव इज 7/100। बट डिफेक्टिव कैसे हो सकता है? प्लांट T1 वाला भी डिफेक्टिव हो सकता है और प्लांट T2 से लिया वाला भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो प्लांट T1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1 प्लस प्लांट T2 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T2। अब इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। व्हाट इज योर PT1? यू जस्ट सी इट हियर। PT1 इज 1/5 और ये हो गया 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1, डिफेक्टिव गिवन T1 इज 10x, ये आपका आ गया 10x और ये आपका आ गया x और ये आपका आ गया 7/100। बट राइट हैंड साइड कितना आ गया? इट मीन 7/100 इज 10x है, 4x वहाँ है, 14x/5। 14x/5 मीन्स 7 दूनी 14 और 5 this. Okay, so it means your x comes out to be what? Your x comes out to be 1/40. So 1 minus x comes out to be 1 minus 1/40, that is 39/40. And 10x comes out to be 10/40, that is 1/4. तो मेरे ख्याल से अब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। ND/T1 1 माइनस 10x, x की वैल्यू आपके पास आई गई, ठीक है ना। और जब एक बारी n की वैल्यू आ गई तो एक बारी मैं अगले पेज पे सारा लिख देता हूँ दोबारा से। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T2 गिवन नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 upon probability of non-defective given T1 into probability of T1 plus probability of non-defective given T2 into probability of T2. And now start substituting the values. अब कुछ सोचिए, पेपर तो कम होता ही एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार ही सिखाता हूँ कि आप ज़्यादा कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को पहले अटेंड करने की जो आपको इजी लगते हैं, जिनमें कैलकुलेशंस कम है, बिकॉज कंपटीशन में हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है। सो इट हार्डली मैटर्स कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये भी हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस 10 और x कितना आया था हमारा? x वाज नेक्स्ट स्लाइड, x वाज 1/40, तो इंटू 1/40, that is 1 minus 1/4, that is 3/4, and it is 1 minus 1/40, that is 39/40. ये सारी वैल्यूज अब आपके पास है एंड यू हैव जस्ट टू सब्स्टिट्यूट दिस। ND given T1 is 3/4 या 30/40, that is one and the same thing. Like आप सिमेट्री रखना चाहते हैं तो अभी से 30/40 भी रख सकते हैं, that is one and the same thing. Okay, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आई थिंक इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स नॉट ए बिग डील। आप सारी वैल्यूज को पुट कीजिए एंड देन यूल गेट योर आंसर। सो ND/T2, ND/T2 इज 39/40, 39/40 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, ऑलरेडी हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इज 4/5, 4/5 डिवाइडेड बाई ND/T1, ND/T1 is 30/40, 30/40. Probability of T1 is 1/5 plus 39/40 into 4/5. और ये सारे डिनोमिनेटर्स तो आपके कैंसिल हो ही जाएंगे।
4 5 45 4 5, ये सब आपके कैंसिल हो ही गए। तो आपका ऊपर रह गया 39 इंटू 4, 9 चक 36, 4 3 12 3 15, तो 156 ऊपर आ गया आपका। और नीचे आपका कितना आ गया 30 प्लस 156, that is one of the same thing, that is 186. तो 156 अपॉन 186, आप इन्हें कैंसिल आउट कर लीजिए एंड वंस यू कैंसिल आउट इट यू विल गेट योर आंसर 78/93. टू इंटू 7 14 8 और 93, देखिए 78/933. तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 78/93. बट येस इट वॉज अ लेंदी प्रॉब्लम, बट इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम. तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है वो हम सेव करते हैं और प्रॉब्लम से जिन्हें हम डायरेक्टली आंसर कर पाते हैं. देन कम्स नेक्स्ट प्रॉब्लम. If this equation mod of x square minus 6x plus 8 is equal to a has 4 real solutions, then choose the correct options. हमें given है 4 real solutions है. यहाँ हमें quadratic दिखाई दे रही है ये, ओके. बट सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज ही कर लेते हैं. आप सबको पता है ऐसे दो नंबर जिनका सम 6 हो, प्रोडक्ट 8 हो. सम 6 प्रोडक्ट 8, 4 and 2. तो इट मस्ट बी x minus 2 x minus 4 इज इक्वल टू a. ये मेरे पास आ गया. अब ये मॉडुलस है, मॉडुलस में अंदर वाला नेगेटिव होगा तो बाहर पॉजिटिव आएगा. इन एनी केस इट हैज टू बी पॉजिटिव. तो व्हाट आर द ऑप्शंस, ओके, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर दिस. कितने केसेस बनेंगे. पहला केस बन गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. दूसरा केस बन गया 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4. और तीसरा केस बन गया x लेस देन इक्वल टू 2. दीज आर दी 3 केसेस जब भी मॉडुलस को आप एक्सपेंड करते हैं. तो x greater than equal to 4 means it's all positive, means x minus 2 x minus 4 is equal to a. ओके, a तो पॉजिटिव है ही ना, मॉड के बराबर है. x 4 से छोटा और 2 से बड़ा है. 2 से बड़ा 4 से छोटा, तो एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा. इट मीन्स x minus 2 x minus 4 is equal to माइनस है. और x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये सेम एज द फर्स्ट वन. तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज मेरे पास आ गई. x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, x 2 से 4 के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा. बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते थे इसे. ओके, एक मेथड होता है हम इसे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं, लाइक इट कम्स आउट टू बी ए पैराबोला. यदि हम इसे टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये पैरा, इसको आप y के बराबर लिख लेंगे. मतलब इसको y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू a. y इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. और y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको जैसे ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करते हैं ये अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि x स्क्वायर है ना, जो सेकंड डिग्री टर्म है वो x में. तो इस तरह भी हम विजुलाइज कर लेते हैं. तो ये एक पैराबोला बनाएगा. हमें खाली देखना होगा वो उस पैराबोला को ये लाइन कितने पॉइंट्स में कट कर रही है. बट एक चाहता कितने पॉइंट में कट करने का है, 4 पॉइंट में कट करवाना चाहता है. तो 4 पॉइंट में कट करवाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी. ठीक है ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं. बट मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ. वो मेथड हमने अपने सॉल्यूशंस में करा है, जो प्रिंटेड सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे हमने करा. ये मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ डायरेक्ट कि कैसे हम चॉइसेस को यूज कर सकते हैं. अब मैं 1 बाय 1 चॉइसेस अपनी यूज करूंगा. तो पहले मैंने उठाई चॉइस ए. चॉइस ए में मेरा ए है 1, ए 1 है. तो पहले वाले केस में मेरा क्या हो जाएगा, अब इस वाले केस में देखिएगा सेम इक्वेशन है. तो एल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और राइट हैंड साइड पे 1 आएगा, 1 लेफ्ट पे चला जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 7 चौक 28 अपॉन 2. तो 2 रियल रूट्स यहां से मिल गए मुझे. पहले वाले केस में 2 रियल रूट्स मुझे यहां पे मिल गए. अब अगले वाले केस में माइनस राइट पे प्लस हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. आपने इसे सॉल्व करा, x इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो खाली आया 3, 1 रियल रूट. 1 रियल यहां से आया, 2 रियल यहां से आया. और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो देना नहीं है. इसका मतलब ए चॉइस मुझे दे रही है 3 रियल रूट. बट एग्जामिनर वांट्स हाउ मेनी, 4. तो ए चॉइस गलत है. और ये ए चॉइस इसमें भी इंक्लूडेड है, ये भी गलत है.
क्लोज इंटरवल 1 2 है ना, ए इज इक्वल 1 हो ही नहीं सकता, ये कह रहा है ए क्लोज इंटरवल 1 2 में है, इट मस्ट 1 हैज टू बी देयर, तो ये भी गलत वो भी गलत। अब ये दो चॉइसेस बच गई। अब हम और देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ग्राफिकल मेथड है उससे हमने अपने कंप्लीट सॉल्यूशंस में इसे कर रखा है, बट आई कंसीडर दैट टू बी अ थ्योरेटिकल मेथड, कि आपको ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करके एनालाइज करना पड़ता है उसे। वैसे तो एक 2 पे कर्व बन जाता है, एक 4 पे बन जाता है, एक बीच में बन जाता है, वो मैं बता दूंगा, अभी देखता हूं। अब हम आ जाते हैं चॉइस बी पे। ए को मैंने 0 रख दिया, तो ए को 0 रख दिया तो पहली इक्वेशन मुझे देगी 1 विल गिव मी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। 2 विल ऑल्सो गिव मी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। क्योंकि 0 लो या -0 लो, तो इस केस में खाली 2 रियल रूट आ रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। तो इसमें 2 रियल है, तो ये भी गलत है। 4 में से 3 चॉइस गलत हो गई, तो कौन सी आंसर सही होगा? ऑब्वियसली ये वाला आंसर सही होगा। ओनली दिस विल बी सही, दिस विल बी राइट। ओके, तो डायरेक्टली इन्फर करना सीखिए, दैट हेल्प्स यू ए लॉट। ओके, और इतना भी हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, हम यहीं डायरेक्टली यहीं से कर लेते। एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि मॉड आपको पता है ना, मॉड एक्स आपको पता है क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस एक्स, डिपेंडिंग ऑन वेयर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि एक्स पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, एक्स रहेगा, और एक्स नेगेटिव है तो वो माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? बट अदरवाइज यदि आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रॉइंग इट्स ग्राफ, तो इसका ग्राफ भी बन जाता, बट आई समटाइम्स डू नॉट लाइक दोज टाइप ऑफ मेथड्स। उस केस में इस तरीके से ग्राफ बन जाता आपका। एक 2 पॉइंट होता, क्योंकि 2 है, यहाँ पे 4 होता, इधर से एक पोर्शन ऐसे जा रहा होता, एक ऐसे जा रहा होता, और इनके बीच में एक ऐसे पैराबोला जा रहा होता। ठीक है ना? और यहां से लाइन आपको कब लाइन काटेगी, ये लाइन काटने वाली कब चाहिएगी? जब ये इस तरीके से आएगी, इसके नीचे नीचे कहीं, तब ये 4 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4। और ये वाला पॉइंट है 3,1, इससे ऊपर। तो ये जो ऊपर निकल गया वो 3,1 है, तो वहां से मेरा काम नहीं चलना था। 4 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स आते, तो इसलिए आई से 4 पॉइंट्स व्हेन इट लाइज बिटवीन 0 to 1। बट एज सेड अर्लियर, आई एम नॉट very much, I do not very much like these type of methods. I just want these type of methods जो डायरेक्टली करे जा सकते हैं। क्लियर है? सो आई एम गेटिंग रीड ऑफ दिस। ये आपको मेथड देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं, हमारे प्रिंटेड सॉल्यूशंस में, जो सैनमैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वहां से भी आपको मिल जाएंगे। देन कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, इट्स ऑल्सो ए वेरी लेंथी एग्जाम्पल। So consider the following frequency distribution table. So it is a frequency distribution table. Class intervals दिए हुए हैं. If the total frequency is 685 and the median is 42.6, then the possible value of F1 and F2 are what? And median we know is the, what is median? Median is the most, is the middle most value, जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यूज, और उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सबसे पहले उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। वी ऑलवेज फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सबसे पहले हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मीडियन है दैट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, और मीडियन यहाँ दिया हुआ है हमें 42.6, और 42.6 लाई करता है इसमें, तो ये आपकी मीडियन क्लास यूज हो गई। तो फॉर्मूले में हमें क्या क्या यूज करना होता है, ये फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए। एक तो इसकी लोअर लिमिट इस क्लास की, इससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ विच इज 10, दैट इज आल्सो टू बी यूज्ड। ओके, तो ये कुछ चीजें यूज होनी होती है, और टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 यूज होना होता है। कैपिटल N/2 जिसे लिखते हैं वो हम कर लेते हैं, बट पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव मीन्स सबको ऐड करते चले जाना है। 180 प्लस F1, 180 प्लस 214, अगला वाला आ जाएगा 214 प्लस F1, और 214 में 180 ऐड करा तो दैट कम्स आउट टू बी 394 प्लस F1, एंड 394 में 136 ऐड करा, दैट कम्स आउट टू बी 530 प्लस F1, 136 ऐड करा, दैट इज 530, और फिर इसमें F2 ऐड करा, 530 प्लस F1 प्लस F2, और प्लस इसमें 50 ऐड कर दिया, दैट इज 580 प्लस F1 प्लस F2, दैट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब है दैट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट वैल्यू आई है
एंड दैट इज गिवन टू बी व्हाट 685। तो आप इसको 685 के बराबर कीजिए तो आपको यहाँ से f1 प्लस f2 की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज f1 प्लस f2? 685 माइनस 580, तो दैट कम्स आउट टू बी 105। सो f1 प्लस f2 आपका 105 आ गया। यहां तक समझ आ गया? तो मैंने कहा क्या क्या यूज करना है, ये यूज करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है क्योंकि 42.6 गिवन है, 42.6 इसके अंदर है, सो दिस इज द मीडियन क्लास। वैसे भी 3 क्लासेस से ऊपर हैं, 3 क्लासेस से नीचे हैं। इट इज द मिडल मोस्ट एज सेड अर्लियर, एंड इट सेपरेट्स लोअर हाफ फ्रॉम द अपर हाफ। सो इस तरह से मीडियन को डिफाइन करते हैं, इट सेपरेट्स लोअर हाफ फ्रॉम द अपर हाफ। तो मुझे ये यूज करना है, मुझे ये यूज करना है, और ये है कैपिटल एन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एन। टोटल फ्रीक्वेंसी से कैपिटल एन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमें यूज करनी है कैपिटल एन बाई 2। यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस फॉर्मूला, दैट इज 685/2। तो 685/2, 2 3 6, 2 6 8, 2 3 10, 2 5 10, 342.5। ये हो गया कैपिटल एन बाई 2। दिस इज ऑल्सो टू बी यूज्ड। अब फॉर्मूला क्या है? तो वी डू हैव ए स्पेस ऑन अदर। हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2। तो इसमें से एक की भी वैल्यू आ गई तो हमारा काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है। वैसे तो बहुत इजी है, इस एक्सप्रेशन से, जो एक्सप्रेशन 1 है, एक की वैल्यू यदि हमें मिल गई हम दूसरे को उसमें पुट कर लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट मैं गेस नहीं कर पाऊंगा, सबका इन्होंने सम 105 ही दिया हुआ है। 3 2 5 8 2 10, 5 8 2 10, 5 8 2 10, 9 5 15, 7 2 9 10। तो इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं गेस कर पाता। अदरवाइज कई बार एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे देता है जिसमें खाली एक ही चॉइस में दोनों का सम 105 आएगा, तो मैं यहीं से उठा के अपना आंसर वहां पे लिख देता। क्लियर है ना? अब इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख दें मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2। इस तरीके से आप मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, L प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। L क्या है 40, n बाई 2 क्या है 342.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 180 है, दिस इज 180। सो दिस इज योर f, दिस इज योर cf। ओके, कैपिटल n बाई 2 आप पे है, और h क्या है आपका क्लास साइज, विच इज नथिंग बट 10। तो इन सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, बट एट द सेम टाइम क्या आपको मीडियन निकालना है या मीडियन गिवन है? मुझे तो मीडियन गिवन है 42.5, इसका मतलब मुझे इसको रखना है 42.5 के बराबर और सारी वैल्यूज को पुट करके इसे सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट आई नीड टू डू। गॉट इट? सो आई हैव जस्ट टू मेक दी सब्स्टिट्यूशंस एंड गेट इट फॉर मी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो सबसे पहले मेरा वैल्यू क्या दिया हुआ है 42.6, सॉरी 42.6 है, मैंने 5 लिख दिया है, 42.6। So that is 42.6. So that is 42.6. मैंने आपसे कहा ना टेक्नोलॉजी कई बारी आपको दुखी करती है, बट आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने टेक्नोलॉजी में ही काम करना है। तो वो वहाँ दिक्कत दे रहा है तो मैं कहीं और जगह लिख देता हूँ इसे। बट कभी भी डिटर नहीं होना, मतलब घबराना नहीं है। तो इट इज़ this is equal to 42.6, 42.6 आई थिंक क्लियर है। हाँ 42.6। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। वी आर हैविंग 42.6 इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 40 प्लस n by 2। what is your n by 2? 342.5, 342.5, ये आपका n2 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस वन -214 माइनस f1, -214 माइनस f1 अपॉन what is that frequency? that is 180, and into class size, that is 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा and you'll get your answer. Once you simplify this, you will be having your answer. So यहाँ से आपको f1 की वैल्यू मिल जाएगी। आपने इसे सॉल्व करा तो आपका f1 आ गया 81.7। If you solve it, it comes out to be 81.7.
बट जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये टॉकिंग अबाउट f1 इज ए फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो इट विल बी टेकन टू 82. अब हम देखते हैं हमारी किस चॉइस में 82 है, हमारी इस चॉइस में 82 है, सो दिस हैज टू बी माय आंसर. बट यदि आप 82 को यहां भी पुट कर देते हैं तो आपको पता ही है दूसरा 23 आएगा, और वो हम पहले भी चेक कर चुके हैं. सो हमारा फाइनल आंसर इज 23. सो इसमें भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस की जरूरत थी. ए बिट ऑफ कैलकुलेशंस वर नीडेड इन दिस एग्जांपल आल्सो. तो f1 इज 82 and f2 is 23 because their sum is 105 as we have already done. So that was this last example. So इस particular part में there were certain problems which are quite lengthy and we needed to do the calculations and computations. तो इसलिए कभी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशंस आ जाती हैं, कभी किसी में कम आ जाती हैं, और हमें कोशिश ये करनी है कि हम उन प्रॉब्लम्स को कर लें जिनसे कम टाइम लगे और उनका टाइम हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में इन्वेस्ट कर सकें. ठीक है, आई होप आप लोग कर पाएंगे और आप लोगों को करना ही है. माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू. सो सी यू सून. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.